हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्लास जो 10th बोर्ड है वेस्ट बंगाल बोर्ड का, उसका जो चैप्टर का नाम है पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण, चैप्टर 8 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में बने रहिएगा, एक एक करके इस पूरा चैप्टर्स का आपको सॉल्यूशंस बताया जाएगा, इसको समझाने का कोशिश किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आवर्त सारणी। इसका देखिए 8.1 जो सेक्शन दिया गया है वो दिया गया है आवर्त सारणी तथा तत्वों के गुण धर्मों की आवर्तिता, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, टोटल अभी हम लोगों के पास जो तत्व खोजे जा चुके हैं, ऐसे तो हम लोग बात करते हैं 118 एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यदि आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें भी 118 एलिमेंट के बारे में बात किया गया। तो वही बोला गया है कि अब तक लगभग 107 तत्वों की खोज हो चुकी है। यहाँ पे बता रहा है कि 107 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनमें से कुछ तत्वों का गुण समान है तो कुछ तत्वों का गुण असमान, कुछ का समान है और कुछ का असमान है, कुछ ठोस है, कुछ द्रव है और कुछ गैसीय स्टेट में है। अब इसका वर्गीकरण कैसे करें, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने ये जो तत्व है उसका वर्गीकरण करने का कोशिश किया। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले लेबुजियर थे, जिन्होंने कहा कि जो तत्व होते हैं वो दो तरह के होते हैं, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। तो बात आता है कि उनका बात स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया, क्योंकि जब हम देखेंगे कि हम लोग के पास जब उपधातु आता है तो ये जो स्टेटमेंट है इनका वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि उपधातु एक एक्स्ट्रा हम लोग के पास तत्व आ गया। देखिए, यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, आवर्तिता से क्या समझते हैं, आवर्तिता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये बोलता है कि एक आवर्त में आगे की ओर जाने पर तत्वों के गुण बदलते जाते हैं और अगले नए आवर्त से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इन लक्षणों को हम लोग तत्वों के गुणों की आवर्तिता, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, तथा इस लक्षण के कारण ही तत्वों की यह क्रमबद्ध व्यवस्था आवर्त सारणी कहलाती है। एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बायां से दायां जाते हैं तो कुछ अलग कंडीशन देखने को मिलता है, और जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोगों को अलग कंडीशन देखने को मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें एक एक करके साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो उसमें सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो है डोबरनियर, जिसको हम लोग डोबरनियर ट्राइड रूल बोलते हैं। डोबरनियर का त्वरित नियम क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा कि ये क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं कि यदि आपके पास 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो पहला और जो तीसरा एलिमेंट है उसका यदि हम एटॉमिक मास, जो परमाणु भार होगा, उसका यदि आप एवरेज लेंगे, औसत लेंगे, तो वो दूसरा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, दूसरे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बोलते हैं क्या कि तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास जो सबसे पहले है डोबरनियर को जाता है। उन्होंने तीन का एक समूह बनाया, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइड। ध्यान देखिएगा, इन्होंने कहा कि समान गुण वाले 3 तत्वों के बीच के तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिथियम का परमाणु भार कितना होता है 7, और पोटेशियम का कितना होता है 39। तो 7 + 39/2 करेंगे तो कितना आएगा 23। देखिए आप, सोडियम जो है बीच में है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम का जब हम एवरेज करेंगे तो किसका मिलना चाहिए था, सोडियम का, मिला भी। ठीक है, सेम इसी तरह यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास दिखेगा सल्फर 32 है, सेलेनियम और टेलुरियम, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, ध्यान दीजिए, टेलुरियम 128, यहाँ पर 32, तो 128 + 32 / 2, तो कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 128 + 32 हो जाएगा आपका 160 / 2, आपका कितना है 80। इसका होता कितना है लगभग में, देखिए 79। यहाँ पे मिसप्रिंट छपा हुआ है, यहाँ 128 होगा, ध्यान रखिएगा। सेम इसी तरह जब हम लोग क्लोरीन और आयोडीन का यूज करके करते हैं तो ब्रोमीन का एक्चुअली में होता है 80, लेकिन जब हम लोग परमाणु भार निकालते हैं तो 81.2 आता है, जो लगभग में क्या है, बराबर है। सेम इसी तरह कैल्शियम के लिए 40 + 137 करेंगे तो 88.5 आता है, जो बीच में स्ट्रोंटियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। लेकिन जब ये देखेंगे कि ये सबके लिए वैलिड नहीं है, ये गलत साबित हो जाएगा। तो बोले सर गलत कैसे हो गया, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक सिंपल है, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। हाइड्रोजन का कितना है 1, सोडियम का कितना है 23, तो होना कितना चाहिए था लिथियम का, 23 + 1 / 2 होना चाहिए था 12, 24/2 कितना होता है 12। लेकिन क्या लिथियम का 12 होता है, तो बोलेंगे नहीं सर, लिथियम का तो 7 होता है, बस फेल हो गया। तो बस इसी तरह से ये जो नियम है वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ नया चीज़ मिल गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले
लॉ की ओर, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ध्यान रखिएगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो न्यूलैंड्स जो थे अगले जो साइंटिस्ट, उन्हें म्यूजिक का बहुत बड़ा शौक था। तो म्यूजिक का बहुत बड़ा शौक था तो क्या करें, तो म्यूजिक का बहुत बड़ा शौक था तो उन्होंने कहा कि जिस तरह संगीत में हर 8वें नंबर के बाद पहला जो संगीत का जो धुन है वो रिपीट होता है, सेम उसी तरह जो तत्वों का गुण होगा वो भी क्या होगा, रिपीट होगा। याद रखिएगा सा रे ग म प ध नी, उसके बाद फिर हम लोग सा से पहुंच जाते हैं सा रे ग म प ध नी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, अति तत्वों को उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम में सजाया जाए। यही पूछेगा कि किसके आधार पर बनाया गया था, तो ध्यान रखना परमाणु भार के वृद्धि क्रम में। तो किसी भी निर्दिष्ट तत्व से गिनती प्रारंभ करने पर उसके बाद का 8वां तत्व प्रथम तत्व के गुणों के समानता रखता है। इसे ही अष्टक नियम कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना है, ईयर भी याद रख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे सन 1800 कितना दिया हुआ है, 64 ईस्वी। सन 1864 ईस्वी में सा रे ग म प ध नी। अब देखिए 100 फिर से रिपीट हुआ। अब उसी तरह से जब यहाँ पे रखा गया तो आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला था वो सिर्फ 20 तक ही वैलिड हो पाया, कैल्शियम तक ही वैलिड हो पाया। देखिए ये सब सेम है। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन क्लोरीन एक जगह है, ये सिर्फ 20 तक ही वैलिड था। ध्यान रखिएगा ज़्यादा परमाणु भार में गए तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा ध्यान देने वाला बात यह है कि जब ये लॉ दिया गया था तो उस समय हम लोगों के पास निष्क्रिय गैस नहीं हुआ करते थे। क्या नहीं हुआ करते थे, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस नहीं था हम लोगों के पास। यदि इनर्ट गैस रहता तो ये नियम फेल हो जाता पूरी तरह से, क्योंकि आप सोचिए फ्लोरीन के बाद आप क्या जानते हैं, फ्लोरीन के बाद होता नियॉन, और नियॉन यदि होता तो ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाता। हाइड्रोजन के बाद क्या होता, हीलियम, हीलियम होने से पूरा सिस्टम ही जो ये मेथड था वो पूरी तरह से फेल हो जाता। ठीक, तो वही बोला गया कि आगे आदर्श गैस नोबल गैस की खोज से यह तत्व प्रकाश में आया कि 8वां नहीं बल्कि 9वां तत्व प्रथम तत्व से समानता रखता है, इसलिए अष्टक नियम को अमान्य घोषित कर दिया गया। यदि आपसे पूछेगा कि क्यों इनवैलिड कर दिया गया तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा इस वर्ड पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या बोला गया है यहाँ ध्यान दीजिए। सन 1869 में लोथरमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेबल तो नहीं बनाया, एक कर्व बनाया। क्या बनाया, कर्व बनाया। और उन्होंने पाया कि जो एक तरह के तत्व होते हैं वो ग्राफ में जो कर्व है उसमें एक जगह पर मिलते हैं। लोथर मेयर ने एक अन्य प्रकार के वर्गीकरण का सुझाव दिया। किसके किसके आधार पर, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। देखो परमाणु आयतन और परमाणु भार, परमाणु आयतन और परमाणु भार। तो देखिए उन्होंने विभिन्न तत्वों के परमाणु आयतन पर और परमाणु भारों के बीच एक ग्राफ खींचा। यह प्रदर्शित किया कि वक्र ग्राफ पर समान गुण वाले तत्व समान स्थान को ग्रहण करते हैं। यही मैंने अभी कहा था कि जो एक जैसे प्रॉपर्टी वाले होंगे सब एक जगह पे होंगे। लेकिन इसी वर्ष मेंडलीफ ने जो 1869 में है, उन्होंने तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में सजाकर आवर्त नियम की घोषणा कर दी। और ध्यान में रखिएगा जो पहला जो सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन माना जाता है आवर्त सारणी का, वो मेंडलीफ के द्वारा ही माना जाता है। किसके द्वारा माना जाता है, मेंडलीफ के द्वारा ही माना जाता है। मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा आपसे तो आपको ये लिखना है, तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ किसके आधार पर सजाया था, ये पूछेगा तो आपको याद रखना परमाणु भार के आधार पर सजाया था। तो वही बोलता है, यदि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो वे तत्व जिनके गुण समान होते हैं एक निश्चित अवधि के बाद आते हैं। तत्वों का यह भौतिक तथा रासायनिक गुण क्रमशः परमाणु भार, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक और रासायनिक आचरण है। ठीक है, मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात तत्वों को अपने आवर्त नियम के अनुसार इस सारणी में सजाया जिसे मेंडलीफ का आवर्त सारणी कहते हैं या फिर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मेंडलीफ ने जब डिस्कवरी किया था तो उस समय टोटल 63 एलिमेंट थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेंडलीफ का सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ जगह उन्होंने खाली छोड़ दिया था और बाद में उसी तरह का प्रॉपर्टी का एलिमेंट वहाँ पर देखा गया। इस सारणी में क्या थे, वर्टिकल ग्रुप, ठीक है, वर्टिकल जो कॉलम थे उन्हें हम लोग ग्रुप बोलते थे, वर्ग,
और जो हॉरिजॉन्टल होते थे उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, पीरियड। इस आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 7 आवर्त हैं। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि आपसे कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग थे, तो 8 वर्ग थे और 7 आवर्त। उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। कितनी थी, 63 थी। तत्वों का आवर्तों और वर्गों में रखने के लिए कहीं कहीं तत्वों के परमाणु भारों के क्रम को बदलना पड़ा, कहीं कहीं चेंजेस हुआ था। मतलब बाद जो अधिक है उसको क्या होना चाहिए था बाद में, लेकिन वो पहले हो गया, ठीक है। तथा कहीं कहीं सारणी में स्थानों को रिक्त छोड़ना पड़ा। मेंडलीव का अनुमान था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति नए तत्वों की खोज होगी। अब उन सभी तत्वों की खोज हो चुकी है जिसके लिए मेंडलीव ने सारणी में रिक्त स्थान छोड़े थे। मतलब उनका जो सजेशन था वो एक्यूरेट हो गया। इन तत्वों के गुण लगभग वहीं पाए गए जो मेंडलीव ने खोज के पहले बता दिए थे। परंतु अब अक्रिय गैस, इनर्ट गैस जिसे हम लोग बोलते हैं, के साथ 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। देखिए यही मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में आपका 107 लिखा हुआ है, अभी तक टोटल 118 हो चुका है। तो कुछ कुछ परिवर्तन हुआ है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अपने दोस्तों को विषय शेयर करते जाइएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, और इस चैनल में बने रहिएगा। पूरा ये चैप्टर का डिस्कशन होगा, और आपको यदि किसी भी तरह का और डाउट होगा तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हम लोग कुछ दोष को देखते हैं। प्रमुख दोष क्या क्या हैं जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के द्वारा हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो तत्वों का क्रम बढ़ते परमाणु भार के अनुसार ना होना। जैसे मेंडलीव बोला था कि जो तत्व होते हैं वो परमाणु भार के आधार पर होते हैं। तो आप गौर करेंगे, एटॉमिक नंबर आर्गन का कितना है, 18, और जो पोटेशियम है उसका कितना है, 19, ठीक है। मतलब पहले आर्गन आता है फिर पोटेशियम आता है। आर्गन का एटॉमिक मास देखिए कितना है, परमाणु भार 39.4 है, उसका कितना है 39.1। होना तो चाहिए था पहले पोटेशियम को, बाद में होना चाहिए था आर्गन को, लेकिन इसका कोई आंसर मेंडलीव के पास नहीं था। सेम इसी तरह हम बात करते हैं कोबाल्ट और निकेल में। देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है कोबाल्ट और निकेल में, बहुत कम का डिफरेंस है। कोबाल्ट देखिए 58.94 और निकेल जो है 58.96। टेलुरियम जो है 127.61 और आयोडीन जो है 126.91। 127.61 और 126.91 होना किसको चाहिए था पहले, आयोडीन का कम है ना, तो पहले आयोडीन को होना चाहिए था, बाद में किसको होना चाहिए था, टेलुरियम को। यहाँ पे ये गलती लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, सिंबल मिस प्रिंट हुआ है, टीई होता है टेलुरियम का, क्या होता है, टीई। थोरियम देखिए, और प्रोटोएक्टिनियम देखिए, पहले इसको होना चाहिए था। मैं पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ है टेलुरियम और यहाँ है आयोडीन, होना किसको चाहिए था, पहले होना चाहिए था आयोडीन को, फिर होना चाहिए था टेलुरियम को, मेंडलीव के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो टेबल बनाया गया है ये बनाया गया है आधुनिक आवर्त नियम के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, जो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार बनाया गया मॉसले के द्वारा। बाद में उसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो पहला हो गया। दूसरा, आइसोटोप्स का स्थान। मेंडलीव से पूछा गया कि आप बोलते हैं कि जिसका परमाणु भार ज़्यादा होगा उसको हम बाद में रखेंगे और जिसका परमाणु भार कम होगा उसको पहले रखेंगे। तो उससे पूछा गया बताइए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, एक का मास 1 है, एक का मास 2 है और एक का मास 3 है। तो पहला हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे है, बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो कहाँ होगा, तो इसका आंसर मेंडलीव के पास नहीं था। तो सेम उसी तरह से पूछा गया क्लोरीन का आइसोटोप्स के बारे में, तो इसका भी आंसर नहीं था। तो परमाणु भार तो भिन्न भिन्न हो गए लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कहाँ रखें, क्लोरीन का कहाँ रखें, कार्बन का कहाँ रखें, उसके पास इसका आंसर नहीं था, क्योंकि अलग अलग मास है तो अलग अलग रखना चाहिए था। तो मेंडलीव के पास इसका आंसर नहीं था। अगला, हाइड्रोजन को कहाँ रखें, इसका भी आंसर नहीं था उसके पास। क्यों नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो धातु की तरह भी बिहेव करता था और अधातु की तरह बिहेव करता था। जैसे प्रथम वर्ग में यदि हम देखेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, और सप्तम वर्ग में हेलोजन तत्व है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के नाम से जाना जाता है, वो भी है। इसलिए जो हाइड्रोजन है उसको कोई एक निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। मेंडलीव के पास इसका आंसर नहीं था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो उसके बाद क्या है, असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखना। असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखना। अब बात आ रहा है असमान तत्व कैसे हुआ, किसको किसको एक ही वर्ग में रख दिया गया। देखिए यदि ध्यान दिया जाए तो प्रथम समूह के क्षारीय धातु और मुद्रा धातु का सप्तम वर्ग ए के हेलोजन और सप्तम वर्ग बी के मैग्नीज धातु में
काफ़ी असमानता होते हुए भी एक साथ रखे गए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग। निष्क्रिय गैस को कोई स्थान नहीं दिया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उसमें डिस्कवरी भी नहीं हुआ था। बाद में उसको जीरो ग्रुप के साथ क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ये हो गया मेंडलीव के बारे में। अब हम लोग आते हैं आवर्त नियम जो आधुनिक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉसले था उनके एक स्टेटमेंट से मेंडलीव का जितना प्रॉब्लम था वो अधिकतर सॉल्व हो गया। क्या था, मॉसले जो है वो ऑब्जर्व क्या किए कि किसी भी तत्व को यदि हम ध्यान से देखें तो वो जो पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या के आधार पर ज़्यादा सूट करता है। क्यों ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि परमाणु संख्या ही एक्चुअली में प्रोटॉन होता है और वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो किसी से रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये कौन अच्छे से बता पाएगा, है एटॉमिक नंबर। इसलिए बोले वो कि जो हम लोग का आधुनिक आवर्त नियम होगा, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। 1913 में हेनरी मॉसले के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया और ऐसा बोलते ही आइसोटोप्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये जो प्रॉब्लम था जो मैं बता रहा था कि 18 नंबर पे है और ये 19 नंबर पे है, तो एटॉमिक नंबर जिसका पहले होगा वही ना रहेगा पहले। सेम इसी तरह कोबाल्ट निकल का प्रॉब्लम, कोबाल्ट पहले हो गया निकल बाद में हो गया। सेम टेलुरियम और आयोडीन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो मेंडलीव के इस स्टेटमेंट से इतना सारा सॉल्यूशन देखने को मिला। अब इस नियम के आधार पर मेंडलीव के आवर्त सारणी में संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त सारणी में निष्क्रिय गैसों का एक नया वर्ग बनाया गया जिसे शून्य वर्ग का नाम दिया गया। दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे रियल अर्थ एलिमेंट, एक्टिनॉइड तत्वों के स्थान निर्धारित किए गए। किसी तत्व के सभी आइसोटोप्स का परमाणु संख्या समान होने के कारण उनके स्थान निर्धारण की त्रुटि स्वतः ही दूर हो गई। ठीक है, यही तो हम बोल रहे थे कि परमाणु संख्या के आधार पर। अब देखिए आइसोटोप्स कोई पूछेगा कि कहाँ रखें, तो सोचिए आइसोटोप्स कहाँ रखेंगे। 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। अब सोचिए कोई इससे पूछेगा कि कहाँ रखें तो क्या आंसर जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना 1, हम किसके आधार पर बनाए एटॉमिक नंबर 1, तो कहाँ रखेंगे हाइड्रोजन को, जहाँ पहला हाइड्रोजन है वहीं सारा हाइड्रोजन होगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी को 9 ग्रुप तथा 7 पीरियड में विभाजित किया गया। आवर्त सारणी जो कुल 7 पीरियड है 1 से 7 तक और 9 वर्ग जो है उसमें यदि ध्यान से देखें तो 1 से 8 और शून्य वर्ग है। इसमें से शून्य वर्ग और 8वां वर्ग उसको यदि छोड़ दिया जाए तो सबका सब ग्रुप ए था और सब ग्रुप बी था, जिसे हम लोग उप वर्ग बोलते हैं। किसको छोड़ना है, शून्य और 8 को छोड़ना है। बाकी 1 से 7 तक सबका सब ग्रुप ए है और सब ग्रुप बी है। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। किसमें आते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यदि हम यहाँ पे ध्यान दें तो इसमें जो ए बी था ना उस झंझट को खत्म कर दिया गया, क्योंकि ए बी से याद रखने में दिक्कत होता है। 1 का ए, 1 का बी, 2 का ए, 2 का बी, सबको खत्म कर दिया गया। और क्या बोला गया कि 1 से 18 तक टोटल 18 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपसे पूछेगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं। याद रखिएगा ये विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं जिन्हें हम लोग पीरियड बोलते हैं, तो 7 पीरियड हुआ, जिसे हम लोग हिंदी में आवर्त बोलते हैं। और 18 वर्टिकल कॉलम हैं जिन्हें हम लोग ग्रुप बोलते हैं, मतलब वर्ग बोलते हैं। प्रत्येक आवर्त को चाहे वह लघु हो अथवा दीर्घ एक ही रेखा में रखा गया है, एक ही रेखा में रखा है। इस सारणी में धात्वीय और अधात्वीय तत्वों को, संक्रमण धातुओं, ट्रांजिशन एलिमेंट तथा निष्क्रिय तत्वों को स्पष्टता से अलग देखा जा सकता है। मतलब ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छे से क्लासिफाई हो गया। अब देखिए ये पीरियोडिक टेबल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या बात करता है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहला ऊपर में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 लिखा गया है। देखिए 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 फिर 9। देखिए अब 9 तो था नहीं मेंडलीव में, लेकिन यहाँ पर आपको 7 8 9 10 11 12 इस तरह से आपको 18 तक देखने को मिलेगा। कहाँ तक देखने को मिलेगा, 18 तक। अब देखिए 1 के बगल में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1A। 1 को बोला जाता था 1A, 2 को बोला जाता था सेकेंड ए,
अब देखिए यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ उसको बोला जाता था 1B, जो 12 लिखा हुआ उसको क्या बोला जाता था 2B। बाकी देखिए 13 को 3A, 14 को 4A, 15 को 5A, 16 को 6A, 17 को 7A, और यहाँ पे सबका B लिखा हुआ देखिए 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, और 8th का कोई बंटवारा नहीं था, और जो सबसे लास्ट में था उससे हम लोग क्या बोलते थे, शून्य, जीरो ग्रुप बोलते थे। तो ये नाम रखने में आसानी हो गया, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट लिख दिया गया। और पीरियड ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने पीरियड हुए, 7 पीरियड। और जो ग्रुप है जिसे हम लोग वर्टिकल कॉलम बोले वो कितने हुए, 18। तो ये हुआ याद सबसे पहला। ठीक है, सब लाइन से रखा गया है। यदि आप गौर से देखें तो देखिए यहाँ पे अलग से कुछ एलिमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, 58 से 71 तक और 90 से 103 तक, ध्यान रखना है 58 से 71 तक ये 14 एलिमेंट। सेम इसी तरह यहाँ पे 90 से 103 तक 14 एलिमेंट। इसे कहाँ रखा गया, अलग रखा गया। ठीक, ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में आते हैं, इन्हें हम लोग एफ ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। पहला 2 को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, 1 और 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक। फिर यहाँ जो 13 से 18 तक लिखा हुआ उसे हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, और यहाँ जो 3 से 12 तक लिखा गया उसे हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट, वो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, वो बेसिकली हम लोग 12th में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ फिर भी डिस्कशन करते हैं, देखिए किसको क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं यहीं पे समझा देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब उसको पढ़िएगा। देखिए मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ किसको क्या क्या बोला जाता है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करता हूँ। ये पहला जो ग्रुप दिख रहा है हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर यदि आप अच्छे से देखेंगे तो एक्चुअली में क्या होता है कि हाइड्रोजन अलग रहता है, उसके बाद ऐसे बना हुआ रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है। ठीक है, कोई भी पीरियड में इस तरह से बताते हैं, मतलब ग्रुप में। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के केस में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, और बाकी जो उसमें दिख रहा है आपको सब क्या है, मेटल्स है। और पहला जो ग्रुप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल्स। पहला जो ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काली मेटल्स। दूसरा जो ग्रुप है उसे हम लोग बोलते हैं अल्काली अर्थ मेटल्स। ठीक है, 13 ग्रुप को बोलेंगे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि चैल्को का मतलब होता है और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, मतलब वैसा ग्रुप का एलिमेंट जो और प्रोड्यूस करता है। जो ग्रुप 17 है, वर्ग 17, इसे हम लोग बोलते हैं हेलोजेन। क्या बोलते हैं, हेलोजेन। हेलो मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, इसलिए इसे हेलोजेन कहा जाता है। ग्रुप 18 जो है वो है इनर्ट गैस, जिसे हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, अब इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या क्या बात करता है यहाँ पे। क्षारीय धातु जो अल्कली मेटल्स है वो ग्रुप 1 को बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ली ना का रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। अब बात है कि इनको अल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्कली का मतलब होता है वैसा क्षार जो पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्कली बोल देते हैं। तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। अब इनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो इसे हम लोग मोनोवैलेंट बोलते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अब याद रखने के लिए रखिए, पहला वर्ग में है तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। अगला जो है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसे हम लोग क्षारीय पार्थिव धातुएं बोलते हैं। ये सेकेंड ग्रुप में पाए जाते हैं। BMG का सर 12, या फिर हम लोग इसे ऐसे याद रखते हैं, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, या फिर बाप राजी। BMG का सर 12, जैसे भी आपको याद रखना वैसे आप याद रख सकते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड वो दुर्बल क्षार होते हैं, और ये जल में कम घुलनशील होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके रासायनिक गुण सब लगभग में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें एक ग्रुप में रखा गया। इनका जो संयोजकता होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब एक ही बार हम लोग पहुँचते हैं ग्रुप 17 में। तो ग्रुप 17 में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे भी मिस्टेक है, AT होगा, AT।
देखिए अंतिम तत्व एस्टेटाइन एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते। देखिए हेलोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में है हेलोजेंस। देखिए ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुए, मैंने कहा था, जिसका अर्थ लवण उत्पादक होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए एफ लिख दिया, ये भी मिस प्रिंट है, ये सब बहुत सारा मिस प्रिंट है दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चेंज कर लीजिएगा। फ्लोरीन होगा, कौन सा वर्ग में है, ग्रुप 17। कौन है ग्रुप 17 में, हेलोजन। कौन है, हेलोजन। फिर हम लोग आते हैं इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस की ओर। तो आवर्त सारणी वर्ग 18 में, जिसे हम लोग 0 ग्रुप बोलते हैं, उसमें टोटल 6 निष्क्रिय तत्व हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्या क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स है रीना। यहाँ देखिएगा, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स है रीना। ये सब नोबल एलिमेंट कहलाते हैं, और इनकी जो संयोजकता होती है, जो नोबल तत्व होते हैं, आदर्श तत्व होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही क्या होते हैं, पहले से ही अस्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का, जिसे हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था 3 से 12 तक के सबको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, जो 12 में है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये संक्रमण तत्व में नहीं आते हैं। आवासानी के वे तत्व जिनके गुण विशिष्ट तत्व टिपिकल एलिमेंट से भिन्न होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इस वर्ग के तत्व क्या होते हैं, कठोर धातु होते हैं जिनका घनत्व अधिक होता है। इस वर्ग के 3 तत्व आयरन, कोबाल्ट और निकेल चुंबकीय तत्व हैं। इन तत्वों के बाहर के 2 कक्ष अपूर्ण भरे होते हैं। अब आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान है वो निश्चित नहीं है, लेकिन वर्ग 1 में रखा गया है, जैसा कि मैंने कहा था कि उसे हम लोग ऊपर रखते हैं। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन लिख देते हैं, उसके बाद नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, थोड़ा सा डिफरेंस देते हुए कि पता चल सके कि वो इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन अधातु है, बाकी सब क्या है, धातु है। तो ये लिखा गया है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। इसे आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रखा गया है, इसे आवर्त सारणी के वर्ग 17 में भी रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों से उनका गुण मिलता है। क्योंकि हाइड्रोजन का अणु क्षारीय धातुओं से तथा हेलोजन से मिलता है। हाइड्रोजन का गुण होगा, यहाँ पे अणु नहीं होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, गुण। इस दोहरे आचरण के लिए मेंडलीफ ने इसका नाम दुष्ट तत्व रखा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुष्ट तत्व के नाम से किसे जाना जाता है, आपको तुरंत बोलना है हाइड्रोजन को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो धातु के जैसा भी बिहेव करता है और अधातु के जैसा भी बिहेव करता है। अब वर्ग 1 में क्यों रख रहे हैं, वर्ग 17 में क्यों रख रहे हैं, ये कारण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए वर्ग 1 में रखने का पक्ष में क्या, मतलब संदर्भ में क्या बात बोला जाता है, उसके पक्ष में क्या बोला जाता है। यह क्षारीय धातुओं की तरह एक संयोजक है, इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। यह क्षारीय धातुओं की तरह अस्थायी ऑक्साइड बनाता है। और वर्ग 17 में रखने का क्या कारण है, तो ये हेलोजन की तरह एक अधातु है, विद्युत का कुचालक है। यह हेलोजन की तरह डायटोमिक है, मतलब जैसे F2Cl2 होता है उसी तरह H2 होता है। यह हेलोजन की तरह धातुओं से क्रिया कर उनके हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन के एकमात्र के कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः निष्क्रिय गैस हीलियम के समान अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, हीलियम कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो उसका स्थान प्राप्त करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। सेम इसी तरह हेलोजन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इनर्ट गैस के जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। देखिए इसके पास 1 है, 1 का जरूरत है। इसके पास 2 8 7 है, 17, इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, तभी तो 8 होगा। अतः हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में द्वैधता है, डुअलिटी है, लेकिन अनिश्चित नहीं है, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। या तो आप इसको रखिए वर्ग 1 में, या फिर आप इसको रखिए वर्ग 18 में। अब अगला है ट्रांस यूरेनिक तत्व, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। सप्तम वर्ग में यूरेनियम के पश्चात, यूरेनियम मतलब एक रेडियो एक्टिव तत्व है, जो कितना नंबर पे है हम लोगों के पास, 92। उसके बाद जो 18 तत्व हैं, ठीक है, नेप्टोनियम से लेकर 108 तक, ये सबको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम के तौर पे दे दिया गया। 93 से जो 108 तक है, सब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। ये तत्व प्राकृतिक में नहीं पाए जाते, इनका उत्पादन नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है।
अतः इन्हें कृत्रिम तत्व कहते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट बोलते हैं हम लोग इसे। ठीक है, अब हम लोग आवर्त के कुछ गुण देखते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर मिलते जुलते गुणों के तत्व के एक नियमित अंतराल से आते रहते हैं तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों का पुनरावृत्ति होते रहता है। मतलब यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो भी कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा, लेकिन प्रॉपर्टी में कुछ तो चेंजेस देखने को जरूर मिलेगा और वो रिपीट भी होगा, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम के गुण मिलते हैं क्योंकि ग्रुप एक में है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम के भी गुण मिलते हैं क्योंकि वो भी एक ग्रुप में है, मतलब एक वर्ग में है। लेकिन रेडियो सक्रिय तत्वों में यह गुण अथवा गुणों का आवर्त नहीं मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले परमाणु अर्धव्यास या त्रिज्या की बात करते हैं। तो मैं एक लाइन में इसे समझा देता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज जो है वो क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है कि इसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। मतलब हाइड्रोजन से लिथियम आगे बढ़ेगा, सबसे बड़ा फ्रांसियम का हो जाएगा, लेकिन फ्रांसियम के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो सीजियम ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर जाएंगे, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, साइज क्या होगा, घटेगा, और ये फ्लोरीन तक घटेगा। नियोन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आपको सिंपली याद रखना है अभी के केस में कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब दाएं से बाएं जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। अतः तत्व के परमाणु का न्यूनतम आकार वर्ग के सबसे ऊपर वाले तत्व का तथा तत्व के परमाणु का महत्तम आकार वर्ग के सबसे नीचे वाले तत्व का होता है। मतलब सबसे छोटा जो होगा ऊपर में होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे नीचे होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब बात है कि क्यों बढ़ता है। तो देखिए, इसमें क्या है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक सेल होता है, जैसे हम लोग आते हैं 2 सेल हो जाता है, फिर आगे कक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं 3 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है। सोचिए इस तरह से यदि बढ़ते बढ़ते जाएगा तो जो परमाणु का त्रिज्या है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, परमाणु का त्रिज्या को हम लोग मापते हैं एंगस्ट्रॉम में, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 10⁻−10 मीटर। इसे हम लोग स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से मेजर करते हैं, सिंपली नहीं, STM बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अन्य विधि से हम लोग नहीं माप सकते हैं। सेम इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी है या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। सर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जिसे हम लोग आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब इससे हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इसको हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ताकि वो आयोनाइज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए ए था, इसमें से हम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये बन गया A+। तो ये जो एनर्जी का वैल्यू होगा इसी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ये साइज पे डिपेंड करता है। देखिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो साइज क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पे आप बोलेंगे सर आपने बोला भी कि साइज घटेगा, तो साइज घटेगा, सोचिए साइज छोटा होते जा रहा है तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन होगा, क्योंकि केंद्रक होगा, और केंद्रक में क्या रहता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे हम लोग तो साइज क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा था। अब साइज बढ़ेगा तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो दूरी है वो बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना चाहेगा। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर के पास हैं और आपका कोई दोस्त आपको बुलाने आता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे थोड़ा सा रुक जाओ, हम देख लेते हैं घर उर में सबको इधर उधर बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं थोड़ा सा। मतलब वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका दोस्त आपके घर से मान लीजिए 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर मिलता है और आपको बोलता है कि चलो ना यहाँ पे हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जाएंगे, बाजी लगा हुआ है, बोले चलो चलो, तब आप बोलेंगे क्या, चलो चलो क्या दिक्कत है, घर में बात करने का उस समय कोई टेंशन आपको नहीं रहेगा। मतलब साइज जैसे बढ़ा, मतलब जैसे केंद्रक से इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ा, एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया। आपका ज़्यादा कुछ मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। इन जैसे केंद्रक से इलेक्ट्रॉन का दूरी घटा, मतलब आपके घर के पास थे, आपका दोस्त बुलाने आया, तो आपको बुलाने के लिए उसको थोड़ा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा।
तो बस वही चीज़ यहाँ लिखा हो, किसी तत्व के एक आइसोलेटेड गैसियस परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा लगेगी उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी वर्ग में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा घटते हैं, क्योंकि एक आवर्त से अगले आवर्त में जाने पर बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का जो क्षमता होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। जैसे देखिए ए और बी आपस में क्या बनाया, बॉन्ड। अब दोनों यदि बॉन्ड बनाया तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का। अब सोचिए जो बी है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया थोड़ा, तो बी पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ए पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले उसको बोलेंगे कि उसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज़्यादा है। तो अणु में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु या तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और साइज के साथ क्या था, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे बात किया गया है, विद्युत ऋणात्मकताएं नियमित रूप से घटती है क्योंकि परमाणु की त्रिज्याएं क्रम से बढ़ती है, लेकिन किसी आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्षार धातु से हेलोजन तक के क्रम में बढ़ती है। वही लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। आवर्त में हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्चतम होती है, और विद्युत ऋणात्मकता हेलोजन में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, यदि आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। किसकी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, याद रहेगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर अवकारक और ऑक्सीकारक गुण, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन जल्दी रिड्यूस होगा और कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, किसका अच्छा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब खुद ऑक्सीकारक गुण दिखाया, मतलब दूसरा को क्या करेगा, अवकरण कर देगा दूसरा का, क्योंकि दूसरा को इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से क्या करेगा, दे देगा। इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया। किसी आवर्त में क्षार धातु प्रबल अवकारक और हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्षार धातु प्रबल अवकारक क्यों है, क्योंकि क्षार धातु बाह्य कक्ष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेता है। ठीक है, और हेलोजन अपने बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अस्थायी गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, अवकारक जो क्षमता है, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है वो घटेगा। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अवकारक क्षमता बढ़ती है और अधातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता घटती है। जैसे देखिए हम यहाँ पे यदि देखेंगे वर्ग 1 में क्षार धातुओं की अवकारक क्षमता घटने का क्रम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने धातुओं की अवकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो बढ़ती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला ये बात है कि कौन जल्दी, मतलब क्या कर सकता है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, सीजियम। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्षार धातुओं की अवकारक क्षमता घटने का क्रम, तो लिथियम का कम होगा सोडियम से, सोडियम का कम होगा पोटेशियम से, पोटेशियम का कम होगा रुबिडियम से, और रुबिडियम का कम होगा सीजियम से। अब हम लोग के पास क्या है, वर्ग 17 हेलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता घटने का क्रम, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर होगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, देखिए F-, Cl-, Br- और I-। हेलोजन आयनों की अवकारक क्षमता बढ़ने का क्रम, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हेलोजन आयनों की अवकारक क्षमता बढ़ती है। इस तरह से यहाँ पर आपका 8.1 जो है वो समाप्त हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एफिनिटी के बारे में बोला है, तो एक स्टेटमेंट के तौर पे याद रख लीजिए, लेफ्ट टू राइट यदि जा रहे हैं और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या क्या होगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होगा, घटेगा। बाकी जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, आयोनाइजेशन एनर्जी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा और आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी घटेगा, बाकी सब घटेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज का बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, यदि कोई एटम्स है, ठीक है, इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ई बन जाएगा A-, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, उल्टा होता है। कैसे उल्टा हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि हम एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन मिला हमको, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हमको एनर्जी मिलेगा और उसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस तरह से आपका 8.1 सेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है पूरा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।